पानी बंद करियो। ये बंद कर देना दरवाजा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी नमस्कार। जन सुलभ अर्पण जी नमस्कार। अच्छा, आवाज आ रही है? आप बताएं। ठीक है। सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कहानी पाठ कर सकूं। और आप सबका स्वागत, सब मित्रों का स्वागत। और अभी शुरू किया जाए। आप बताएं, अर्पण जी बताएं कि शुरू करूं कि थोड़ी देर इंतजार करूं? ठीक है। मित्रों, जो कहानी मैं अभी सुनाने जा रही हूं आपको, वो 2006 में हंस में छपी थी और इस पत्रिका में इस संग्रह में है। इस संग्रह में है। इस संग्रह में है। ये जेम्स वाट की केतली इस संग्रह में है। कहानी का नाम है, जैसे कि आपको पोस्टर से ज्ञात होगा, बाघिन। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। बुढ़िया ने राख से दबे अंगारों पर जोर से मारी फूंक। ऊ फू, आग नीचे थी। राख ऊपर उड़ती उड़ाती कमरे में चारों तरफ छा गई। अपर्णा के चेहरे पर भी पड़ी। वह चित लेटी थी, निश्चेष्ट, जैसे बिला गया हो जिंदगी का स्पंदन। माँ ने खुरदुरी हथेली उसके गाल पर रखी, राख की परत पोंछ दी। अपी बेटी अपी, प्रणा चुप, जैसे ल्हास हो। माँ अभी अभी लाई थी उसे थाम कर। चक्कर खाकर
गिरने वाली उसकी 36 वर्षीय छुई मुई बेटी, जिसे पकड़कर वे उसके घर में लाई थी और चटाई बिछाकर लिटा दिया था उसे, जहां बेटी के चेहरे पर राख गिरी थी। दोनों माँ बेटी मेला देखने निकली थी सज संवर कर। साल भर में एक बार आता है कार्तिक का मेला। आवाज आ रही है? आप बताइए मुझे। अर्पण जी बताएं, आवाज आ रही है? बीरेन बताएं, आवाज आ रही है मेरी कि मैं दोबारा शुरू करूं? हेलो, दोनों माँ बेटी मेला देखने निकली थी सच समझ कर। साल भर में एक बार आता है कार्तिक का मेला। अमावस के बाद पहाड़ की ऊंची चोटी पर बसा गांव। इस एकांत जगह पर देवी का बड़ा भारी मेला लगता है। दूर दराज के गांवों के लोग आते हैं आस्था का पर्व देखने, मनौती मांगने, बच्चों को भेंटने। यहाँ देवी को बलि दी जाती है। भैंसा और बकरे कटते हैं। धरा लहूलुहान होती है, रक्त के फव्वारे उछलते हैं, जानवर कटते हैं, निरीह जानवरों को काटते हैं शक्तिमान, निरीह जानवर कटते हैं। गांव के ऊपर पहाड़ के शिखर पर देवी का मंदिर, नीचे ढलवा खेत। खेतों में नाच रहे थे स्त्री पुरुष बच्चे उन्मत्त होकर। ढोलकिया किसी जिद के तहत ढोल को इतनी जोर से पीट रहा था कि लगता था कि अब फूटा बस फूटा। उस पर कच्ची दारू का नशा तारी था। गांव भर में शोर, भिन्न भिन्न मधुमक्खी के छत्ते सी गूंजती भिनभिनाती आवाजें, उठती गिरती उछलती आवाजें, गोया आवाज़ों का समुद्र ही हो पूरा। बेमन से बुढ़िया ने चूल्हे पर केतली चढ़ा दी। तुम्हारी बेटी भी ना जी बस झुंझला उठी बुढ़िया। अपनी सूखी लकड़ी सी टांगों को लहराती हुई वह बटुए में तुड़े मुड़े नोट खोसकर सांकल लगा रही थी कि माँ बेटी दोनों को वापस आते देख खींच उठी। लोग दावत छक रहे हैं। चाय क्या कॉफ़ी पिलाई गई थी उस उत्सव में। गांव के नवधनाढ़ का निशान देवी ध्वजा का उत्सव है। कोई क्यों बनाए अपने घरों में चाय भी। एक दिन पहले बता तो दिया था गांव वालों को, मेहमानों आदि के वास्ते चाय नाश्ता भोजन तीनों टाइम सब उनके घर में। बड़े लोग, बड़े दिल के लोग। गांव भर में जय जयकार हो रही थी राजू और रोहिणी की। हो क्या जाता है इसे, भूत प्रेत मसान कुछ भी हो सकता है इस पर। वापस आ गए तुम लोग, वहीं दिखा लेते देवी देवता को। ज्यों दाल पड़ जाते इस अभागी के सिर पर, ठीक हो ही जाती। बुढ़िया केतली में चाय पत्ती चीनी डालकर सोच में पड़ गई। उसने माथा पकड़ लिया। जानती थी बेटा दारू पीकर ढोल का पट्टा खींचकर मदमस्त नाच रहा होगा। फौज का
सिपाही जो ठहरा, क्यों न पिए, आखिर कमाता किसके लिए है? बुढ़िया ने सोचा। बुढ़िया ने मिट्टी के फर्श पर प्राण विहीन सी लेटी बहू को देखा। उसका मन हुआ दो चपत लगाकर उठा दे। अरे ओ मनहूस, लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं और तू लेटी है। हिकारत से देखती रही उसे। चाय औटाती बुढ़िया सोचने लगी, कौन मनहूस आ गया इस घर में। इतने साल बीत गए, न बेटे को तरक्की मिली, न घर की दरिद्रता में कमी आई। दूसरी तरफ राजू को देखो, सिपाही था, वह भी सबसे बड़ा अफसर हो गया। रोहिणी जब से उसकी जिंदगी में आई, लक्ष्मी बरसने लगी है घर में। पहले तो वह भी शराबी था, नंबर 1 शराबी, और अब छूता भी नहीं शराब। पहले माँ से झगड़कर भी पैसा मांगता था, कभी कभी चोरी भी करता था दारू के वास्ते। अब एकदम सुधर गया। सब रोहिणी के पाँव की बरकत है। बुढ़िया ने लंबी सांस छोड़ी। भीतर का तनाव कमरे में पसर गया। माँ आवाक रह न सकी तो बुढ़िया ने गांठ बंधी बात खोल ही दी। दोषी है ये अप्पी, किसी काम की नहीं ये, बस बच्चे पैदा कर लिए 3, वह भी बेटियां। साथ ही तो पढ़ती थी रोहिणी और ये। माँ के कानों में आवाज़ें जहर घोल रही हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ सुनना था। इस बेटी के लिए उसे हमेशा सुनना ही पड़ता है। सिर झुकता रहा है बार बार। अप्पी ओ अप्पी, अपना चुप। आवाज़ जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। अतीत का एक टुकड़ा उसे पैने दांतों से खींचकर चबाने को आमादा हो गया। पत्थरों पर सिर पटक रही पहाड़ी नदी, उस पर बना लकड़ी का कच्चा पुल, नदी और चट्टानों का भीषण युद्ध देख रही थी वह। आखिरी पीरियड खाली था। वह घर चली आई थी। इस इंटर कॉलेज में इसका दाखिला हुए थोड़े ही दिन बीते थे। वह अक्सर इस पुल पर खड़ी होकर नदी को देखती रहती। कैसे बड़े बड़े पत्थर हैं। नदी का अस्तित्व खारिज करने की जिद ठानी। पता नहीं कैसे नदी चुपचाप किनारे से छिपती छिपाती खुद को बचा लेती। आगे कलकल बहती पारदर्शी जलधारा इटलाती रहती। इतराती जलधारा चट्टानों को ठेंगा भी दिखाती। देखा, मैं हूँ ना। जाने क्यों अपर्णा को कॉलेज के पीठ पीछे बहती 2 पहाड़ों के बीच मछली सी कूदती हाँपती यही नदी अपनी लगी थी, इस पराई जगह पर। नदी से उसकी गुफ्तगू चलती रहती। तुम इतनी कमज़ोर नदी कैसे कर पाती हो इन नुकीली चट्टानों का मुकाबला? मुझे भी सिखाओ ना। कुछ मेरी राह में भी हैं नुकीली चट्टानें, कैसे पार करूं उन्हें? यहाँ मेरा कोई नहीं। मेरा गांव, स्कूल, जंगल, पंदेरा, खेत, सबकी खूब याद आती है। जानती हो नदी, मैं क्यों आई इस अजनबी शहर में, नाना के गांव? ये नाना भी तो एक नुकीली चट्टान है, बहुत बड़ी नुकीली चट्टान। कितनी डांट फटकार करते रहते हैं, लहूलुहान होता है मन। वहाँ स्कूल दूर था, मैं अकेली लड़की, मेरी देह का खिलना,
चुभ गया कुछ गुंडे मवाली छोकरों की आंखों में। उनकी आंखों की भूख देखकर मैंने तो साफ कह दिया था दादी से कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती अब। वह लकड़ी की रेलिंग पर झुकी कि चुन्नी नीचे गिर गई नदी में। यहाँ नदी फैली थी, लहरा रहा था उसका जल। ही उसकी कक्षा में पढ़ने वाला गुड्डू आया और थोड़ी दूर ठिठक कर उसे मोहित होकर देखने लगा। अप्पी, अभी तो चुन्नी गिरी भांजी, अब तू भी गिरने वाली है, देख लकड़ी पर दीमक चढ़ गई। काला कलूटा गुड्डू पुनः हंसने लगा। गंगाड़ी लड़की, तू तो है पगली। ठीक कहते हैं लड़के, गंगाड़ियों को अकल ही नहीं होती। वह पीछे लौट आई। गंगाड़ी कहना उसे अच्छा लगता था। उसके गांव के नीचे ही तो बहती है गंगा, जिसे लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ इस पठार पर बस यही छोटी सी नदी और चारों तरफ सूखे पहाड़। मामू, मेरी चुन्नी ले आओगे? उसने नीचे देखा। नारंगी रंग फैला था जल में। गुड्डू बस्ता उसे थमाकर नीचे उतर आया नदी में। गीली चुन्नी निचोड़कर अपर्णा ने छाती पर फैला ली। छाती की उठान लड़कों की आंखों से बचा। गुड्डू उसे मोह भरी नजरों से देखने लगा। जल्दी चल अप्पी, देख वह बागिन कब से इंतजार कर रही है अपने शिकार का। गुड्डू फिर हंसने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हुआ। पर मामू, यहाँ तो जंगल ही नहीं है। बागिन तो हमारे जंगल में रहती है। हमारे गांव के नीचे बहुत घना जंगल है। वे पहाड़ी चढ़ने लगे। आषाढ़ का महीना, कोदो झंगोरो धान की लहलहाती हरी हरी फसलें। ढलवां खेतों पर पसरी चटक धूप। आंख मिचोली खेलती गुलाबी धूप। गुड्डू ठिठक गया। तो आगे चल अप्पी। नहीं, उसे बागिन के नाम से कंपकपी छूटी। हो सकता है यहाँ भी जंगल हो। उसके गांव की तरह यहाँ भी बागिन शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी रहती हो कहीं। उसे वह दोपहर याद कर रीढ़ में कंपन होने लगा, जब वह छुट्टियों के दिन अपनी बकरियों को सरिता के साथ जंगल चराने गई थी। उसी दिन देखी थी नज़दीक से उसने वह नारंगी और काली धारी वाली बागिन। टीले पर खड़ी बकरी के बच्चे को टो रही थी वह बागिन। सचमुच बहुत सुंदर थी वह बागिन। उसका गोल मुंह, बड़ी बड़ी आँखें, उसकी सुरसरी देह की धारियाँ। वह एकटक नीचे घाटी में चरते मेमने को टो रही थी। सरिता के साथ दूसरी पहाड़ी पर अपर्णा हिंसर तोड़ रही थी। जाने क्यों उसे डर नहीं लगा था। बागिन का जबड़ा खुला भी तो नहीं था और वह नरबक्षी भी नहीं थी। तभी किसी ने हवाई फायर किया और बंदूक लेकर आए सरिता के चाचा नीचे उतरकर
उन्हें डांटने लगे थे। ए छोरियों, तुम्हें चबा लेती ना तो हो जाती मांसाहारी। शोर क्यों नहीं मचाया? बागिन को देखकर भी चुप रही। डर नहीं लगता तुम्हें? गुड्डू, मैंने बागिन को देखा है। गुड्डू फिर हंसा। हा हा हा, तुझे कैसे पता कि वह बाघ है या बागिन? अप्पी को लगा काला कलूटा गुड्डू दिमाग से भी ठस है। चिहूक कर बोली, गुड्डू मामा, यह कोई गणित का सवाल तो है नहीं जो ना समझ में आए। बागिन बाघ से पतली होती है, उसका चेहरा सुंदर होता है और उसका सौंदर्य भी चकाचौंध करता है। जैसे कोई कहे, आह मृत्यु तुम कितनी सुंदर हो, ऐसे खौफ भी होता है। गुड्डू उसे अजीब नज़रों से ताकने लगा। अप्पी, तूने उपन्यास से चुराया है? सच बता, चुराया है ना उपन्यास से? यही वाक्य है ना? नहीं, मेरा अपना है मामा, मैंने अनुभव किया है जंगल में। अपर्णा ने नजरें फेरकर पीठ पर महसूस की गुड्डू की आंखें। इन आंखों में भी वही भूख। सिहर उठी थी वह। ऊपर दो लड़कियां सचमुच प्रतीक्षारत थी। चंद्रा को उसने प्रणाम किया। चंद्रा मौसी पीतल की छोटी सी गागर झुलाती नाना के घर आई थी दूध लेने। वह खलियान में बछिया को घास डाल रही थी। चंद्रा ने उसे विचित्र नज़रों से देखा, जैसे वे लड़की नहीं कोई कीड़ी मकोड़ी या चींटी हो। ए, तू हमारे कॉलेज में पढ़ेगी लड़की? उसने सुना। तेरी औकात है हमारे कॉलेज में पढ़ने की, ओ गंगाड़ी लड़की। तभी नाना ऊपर से दूध की बाल्टी लेकर नीचे उतरे। चंदू, ये अप्पी है, मेरी बिटिया की बेटी, मेरी नातिन, गंगार से आई है। इसकी अकल कुछ कम है, जानती है ना, गंगाड़ी ऐसे ही होते हैं, इसका ख्याल रखना। आदेशात्मक लहजे में नाना ने कहा और बाल्टी का अतिरिक्त दूध भी उलट लिया उसकी गागर में। अपर्णा कछुई सी अपने भीतर और सिकुड़ गई थी। दूसरी लड़की बीच रास्ते में अंगद के पांव सी खड़ी थी। उसने उसे सिर से पांव तक देखा और उसके चेहरे पर कई रंग एक एक कर उभरते चले गए। आश्चर्य, खौफ, खुशी, शंका, इन काले उजले रंगों के बीच उसकी हीन ग्रंथि का फैलाव भी उसी अनुपात में बढ़ने लगा। लंबी छरहरी उगते सूरज की ललछोही आभा लिए उसका अंडाकार चेहरा, नीली गहरी आंखें, तेजस्वी चौड़ा ललाट, तोते के चोंच सी लंबी नाक, कलात्मक सांचे में ढली उसकी देह पर समुद्री हरे रंग का चूड़ीदार और ढीला कुर्ता ऐसे खिल उठे थे गोया मैदान में उतरी पहाड़ी नदी हो, भीषण प्रवाह से बहती, मानो बहा ले जाएगी सब कुछ। उसके गले में चुन्नी फांसे के फंदे सी कसी थी। वक्ष उसके निर्लज्ज होने का सबूत दे रहे थे। उसकी गहरी आंखों को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि इन नीली पुतलियों के आसपास झील की लहरियां हैं या ज्वालामुखी की भाप। उसकी एक कलाई में सोने की चेन वाली खूबसूरत घड़ी थी और दूसरे हाथ में वह चमड़े का सफ़ेद पर्स झुला रही थी। उसके गुलाब जैसे खिलते ओठों के बीच कुछ दबा था। पल भर को अपर्णा उसके सौंदर्य की चकाचौंध में खो गई। उसकी जिंदगी के 13वें बसंत तक ऐसी लड़की संभवतः दूसरी दुनिया की उपज थी। चंद्रा ने सहसा उसके कंधे पर हाथ रखा
अपी, ये है मिस रोहिणी उपाध्याय, 11वीं की स्टूडेंट। कल ही उड़ीसा से आई है छुट्टियां बिताकर। इन्हें प्रणाम करो अपी, हमारे कॉलेज की इकलौती लीडर है। चंद्रा की आदेशात्मक आवाज़ और रोहिणी की आंखों की हिंसक चमक से उसके हाथ उठ न सके जुड़ने के लिए। उसे खतरे की बू आने लगी थी और वह किनारे से आगे निकलने का उपकरण करने लगी थी। तभी रोहिणी ने पाँव को फैलाकर और सख्ती से जमा लिया। रास्ता कुछ ज़्यादा ही संकरा था। दोनों ओर नीचे से ऊपर कड़ियल होते पहाड़, बीच में नागिन सी राह। गुड्डू जाने कब दूसरे पहाड़ से चढ़कर ऊपर चट्टान पर चूहे बिल्ली के खेल का मजा ले रहा था। उसने याचना भरी आंखों से गुड्डू को देखा। वह ऊँट दबाकर मुस्कुराता रहा। अपर्णा के हाथ उठने से पहले स्वाभिमान जकड़ दे रहा था उसे। जब भी वह किनारे से निकलने का प्रयास करती, बाघिन का पंजा उसकी आत्मा की कोमल सतह पर पड़ता। हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं। उसने ओम को और लब्बा खींचा। म्याऊं। अपर्णा पानी हो गई अपमान के मारे। सहसा रोहिणी समूची ताकत से चीखी, तूने इस छुई मुई को बताया नहीं कि यहाँ एडमिशन लेने से पहले रोहिणी के पाँवों में झुककर गिरकर प्रणाम करना पड़ता है। गुड्डू कांपने लगा थर थर। रोहिणी के आतंक से वह कई मर्तबा रूबरू हो चुका था। वह पहाड़ी से गिरते झरने पर पानी भरते समय उसका बंठा नदी में बहा चुकी थी। कपड़े पछिड़ते समय छींटे पड़ने पर वह उसे कई बार थप्पड़ मार चुकी थी। अपर्णा को कुछ न सूझा। भीतर छाती में धंसा हुआ धुआं उसे पचाना मुश्किल हुआ तो वह टप टप आंसू गिराने लगी। लेकिन इस गुंडी लड़की के पांवों पर गिरकर प्रणाम करना उसे कदापि गवारा न हुआ। उसकी इच्छा हुई जोर से चीखे, लेकिन उसकी चीख भीतर ही छटपटाकर रह गई। तभी लड़के लड़कियों की चींटी सी कतारें पहाड़ी चढ़ने लगी तो रोहिणी ने पांव समेट लिए। अपर्णा लुंज पुंज देह से पहाड़ी चढ़ने लगी धीरे धीरे। अगले दिन गुड्डू मिला तो उसने मुंह फेर लिया, लेकिन गुड्डू अपनी मर्दानगी दिखाता उसकी बाँह पकड़कर सेकी झाड़ने लगा। मैं चखाऊंगा उसे दादागिरी का मजा, देखना। प्रिंसिपल सर से बोलूँगा आज इंटरवल के बाद। तू चिंता मत कर अप्पी, तू चिंता मत कर भांजी मेरी। पर गुड्डू की क्या बिसात जो रोहिणी की शिकायत कर सके। उसने पीरियड ही गोल कर दिया। वह बैठी रही नदी के किनारे चट्टान पर। किसी ने देखा भी तो कुछ न कहा। आंखों में एक शब्द उछालता, बेचारी गंगाड़ी। कोई बुदबुदाता, ओ गंगाड़ी क्यों आई यहाँ पर। यानी कि पिछड़े हुए पहाड़ की पिछड़ी हुई लड़की। वह कॉलेज और गांव पृथ्वी के मानचित्र पर एकदम आधुनिक। प्रेम, दोस्ती, हिंसा, गुंडागर्दी, गुटबाजी फैशन में सबसे आगे, मुंबई शहर जैसे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1। घंटी बजने तक वह चट्टानों के नीचे दम तोड़ती नदी को देखती रही। आंसू भरी आंखों और छाती में भरे धुएं से इस समय आगे की जलधारा दिखाई न दी और नदी को समझने की उसकी कोशिश में कोई इजाफा नहीं हुआ। कक्षा में प्रवेश करते समय भी उस पर किसी ने ध्यान न दिया। मास्टर जी के आने तक सब अपनी अपनी जगह मित्र मंडली में मस्त चिड़ियों की तरह चहक रहे थे। फिर भी उसे लगा उसके खिलाफ षड्यंत्र बुन रहे हैं सब। ब्लैक बोर्ड के अक्षर उसे धुंधले दिखने लगे।
उसे लगा पढ़ना किसी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। इस लैंडस्लाइड से वह खाई में गिर जाएगी कभी। घर आकर पिछले दिन का गुबार भी मामी के सामने उगलकर उसकी आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। उसे मामी के स्नेह के सुरक्षा कवच की सख्त जरूरत थी इस समय, लेकिन मामी भी उसे बेचारगी से देखने लगी और रोहिणी की तारीफों के पुल बांधने लगी। उसके गुंडाईपन के किस्से चटकारें ले लेकर सुनाने लगी। मामी, रोहिणी की माँ उसे डांटती नहीं कभी? उसने आंसू सोख लिए और मामी की तरफ देखा। मामी उसे हिकारत से देखने लगी। डांटेगी क्यों? रोहिणी लड़की नहीं, लड़का है उनका। पूरा घर उसके कंधों पर है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। फर्स्ट आई है मैट्रिक में। मामी को तो अपर्णा का अपने घर से हमेशा के लिए यहाँ आना असह्य लगा था। उसकी दूध में ही बेटी को संभालने की समस्या न होती तो वह उसे टिकने ही न देती। मामा उसे पार्सल द्वारा नए नए फैशन के कपड़े भेजती और मामी उठ कर रह जाती। अपर्णा को अपेक्षा थी कि मामी उसके मन की चोट पर अपने वात्सल्य का मरहम रखेगी। तू भी तो होशियार है अप्पी बेटी, तभी तो 13 वर्ष की उम्र में 9वीं कक्षा में आ गई। इतनी छोटी सी उम्र है तेरी। लेकिन मामी उल्टा उसे ही डपटने लगी। तू इस गांव की लड़कियों जैसे मत हो जाना अप्पी। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, पता है ना? तेरे नाना कितने खतरनाक हैं, जानती है ना? खच्च काट देंगे कुल्हाड़ी से तेरी गर्दन। मामी ने उसके गले पर कुल्हाड़ी जैसे हाथ रखा और दूध पिलाकर बच्ची उसे थमाकर खेत में चली गई। उस रात अपर्णा को तेज बुखार हो गया जो 3 दिन तक जकड़े रहा। नाना ने डांट कर उसे नीम का काढ़ा पिलाया और अगले दिन स्कूल भेज दिया। क्षीण सा तन मन लेकर वह पहाड़ी उतर रही थी, तभी गुड्डू ने उसे देखा। वह झुंड से आगे लपक लिया और उसके कान में फुसफुसाने लगा। पता नहीं है तुझे कुछ? अरे अप्पी, रोहिणी 3 दिन से गायब है। तू भी कैसे पगली है? कुछ भी पता नहीं तुझे। वह चलते चलते ठहर गई और प्रश्नवाचक आंखें गुड्डू पर टिका दी। अभिजीत नेगी है ना, सिरकोट का, उसके साथ मूवी देखने गई थी पौड़ी। गुड्डू ने रहस्य खोला तो उसे लज्जा आने लगी। वह गुड्डू से नजरें बचाकर आगे लपकती हुई सोचने लगी, काश कोई प्यारा सा लड़का उसे भी ले जाता मूवी दिखाने। उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी कक्षा का अंशुल छाने लगा, जो यदा कदा उसे छेड़छाड़ करता और कभी कभी उसके सवाल भी हल कर देता। कितना सलोना चेहरा है उसका और बातें भी कितनी प्यारी। कहो अंशुल, मूवी दिखाने ले जाओगे कभी? तभी दूर कुल्हाड़ी चमकी। खच, लहू से रंगी धरती। ना ना ना, ऐसी बातें नहीं सोचनी, पाप लगता है, पाप लगता है नाना। अभिजीत के बहुबास में बैठी रोहिणी मूवी का आनंद लेती। सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाता अभिजीत, लंबा चौड़ा, 2 बच्चों का बाप जैसा। 3 साल से 12वीं पास नहीं हो सका था। उससे रोहिणी का रोमांस, वाह कैसा होता होगा प्यार, रोमांस, इश्क। उपन्यासों में पढ़कर तो लगता स्वर्ग इसी में है। जिज्ञासाएं पंख फैलाकर उड़ने के लिए बेताब थी। कोई क्यों नहीं बताता कि आकाश कहाँ है? उसे लगता एक दिन अंशुल या कोई और उससे कहेगा, तुम कितनी सुंदर हो अप्पी, सच तुम बहुत अच्छी हो। उसी दिन के लिए नाना की कुल्हाड़ी पत्थर पर पैनी होती होगी। भय ने उसे जकड़ लिया था कसकर। उसने युवा होती लड़की को दबा दिया पठाल के नीचे।
मन शंका और खौफ से भरा रहता हर वक्त। वह पढ़ाई में पिछड़ गई, गृह कार्य अधूरा रह गया, कक्षा में पुअर गर्ल हो गई, किताबों को परे सरकाकर उपन्यास पढ़ती। ऐसी ही एक दोपहर थी, गेम्स पीरियड में गर्ल्स रूम में बैठकर रानू का उपन्यास पढ़ रही थी। वह भूल गई थी कि वह यहाँ पढ़ने आई है कि नदी की तरफ से अजीब सा शोर कानों में पड़ा। बाहर निकली तो दृश्य को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहिणी अपनी ही कक्षा के चंद्रभूषण की छाती पर चढ़ी गंदी गंदी गालियां बक रही थी। अबे साले चूहे की औलाद, रोहिणी को छेड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? साले हरामी के पिल्ले, औकात देखी अपनी? चंद्रभूषण मिमियाने लगा। मैं तो संकरे रास्ते पर जा रहा था कि आप आ गई। माँ की कसम, भगवान की कसम, विद्या माँ की कसम, मैंने आपको देखा ही नहीं। लड़कों ने खींच खूंच कर दोनों को अलग किया, पर रोहिणी तो खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी के अंदाज में उसका कॉलर पकड़कर नोचने लगी। मासूम का चेहरा तो सीधे शरीफ बच्चे का सा था, एकदम किताबी कीड़ा। नजरें झुकाए चलते हुए अपर्णा ने उसको देखा था, लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए एक दो बार। वह रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस करने लगी और दीवार के नुकीले पत्थरों पर सिमट गई। थोड़ी देर बाद चंद्रभूषण अपमान से आहत, अपराध बोध से जकड़ा शिथिल जिस्म को घिसटते हुए दोस्तों के बीच ऊपर आया। उसने देखा उसके सांवले चेहरे पर खरोंचे थी गहरी, और उसमें हल्का हल्का खून चिपचिपा रहा था। चंद्रभूषण शर्म के मारे शिकायत भी दर्ज न कर सका। क्या कहेंगे प्रिंसिपल सर, एक लड़की से पिट गए बच्चों। लेकिन किसी दोस्त ने जबरन शिकायत कर दी। रोहिणी जाने किस मिट्टी की बनी थी। रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। सर, इस लड़के ने गर्ल्स रूम के पीछे हमें छेड़ा है। प्रिंसिपल ने चंद्रभूषण की आंखों में देखा। वहाँ स्वच्छ जल भरा था। उसकी आंखें निष्पाप थी। वह जानते थे चंद्रभूषण ऐसा नहीं कर सकता। वह उन लड़कों में नहीं था। उन्होंने आग उगलती आंखें रोहिणी के चेहरे पर टिका दी। इस गुंडी लड़की को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लड़की होकर दादागिरी, अभी बताते हैं। सर, झूठ कह रहा था चंद्रभूषण। रोहिणी ने हिरनी सी आंखें प्रिंसिपल सर के चेहरे पर यूं टिकाई कि अधेड़ उम्र के सौंदर्य पिपासु श्रीमान राजवीर सिंह राठौर की आंखें ठगी रह गई। धधकते सूर्य के गोले सी पोशाक, नारंगी रंग की तंग कुर्ती और काला सरारा, बक्ष के उन्मुक्त उभार और नीली झील सी आंखें, तरबूजे के फांक से फड़कते ऊंट, चेहरे पर अभिजात्य के रंग की दमक। पल भर को ठगे रह गए राजवीर सर। उनके स्वर ने गिरगिट सा रंग बदला। वह चंद्रभूषण को ही डांटने लगे। चंद्रभूषण मेधावी विद्यार्थी लुटा पिटा चेहरा लिए बाहर निकला तो अपर्णा को लगा रोहिणी इस ग्रह की प्राणी हो ही नहीं सकती। उसमें दुनिया को मुट्ठी में भींचने की अपार क्षमता है। वह पलक झपकते ही इच्छामय खुशियाँ उपलब्ध कर सकती है। वह अपने धधकते सौंदर्य से पुरुषों को पानी बना सकती है, आतंक से डरा सकती है, बुद्धि से गिरा सकती है। उसके लिए पाप पुण्य की परिभाषाएं बिल्कुल शून्य हैं। काश वह भी रोहिणी जैसी बन पाती। रोहिणी के आतंक और सौंदर्य का जादू उसके भीतर गहरा छा गया। वह उसे छिप छिप कर देखती, तोलती। उसे वे गोल सी पृथ्वी के ऊपर खड़ी राजमहल लगती। पृथ्वी के सब प्राणी उसके आदेश की प्रतीक्षा में उन्नीदे जैसे। वे क्यों नहीं बन पाते रोहिणी जैसी? रोहिणी का वजूद उस पर आतंक बनकर छाता चला गया। वह रोहिणी को विभिन्न कोणों से नापती,
अपने भीतर से रोहिणी के वजूद को वह जितना ही मिटाना चाहती, उतना ही रोहिणी का वजूद उसे बाघ के पंजे सा जकड़ने लगता। वह छटपटाकर रह जाती। रोहिणी राह चलते उसकी गाल में चिकोटी काटती। ओ अपी, बना कोई दोस्त। अपना पीड़ा से बिलबिलाकर पलटवार करने की हिम्मत जुटाती। वह तुम जैसी नहीं, लड़कों को क्यों बनाऊं दोस्त? सबकी भूखी आंखें, क्या मैं समझती नहीं? इस रोहिणी को उसे छेड़ने तंग करने में मजा आता। लड़कों को दोस्त बनाएगी अपी तो बदल जाएगी जिंदगी। वह शब्दों को चबा चबा कर बोलती। उसके मन ही मन कहे वाक्यों को भी जैसे रोहिणी की खोजी दृष्टि पढ़ लेती। वह उसका गाल थपथपाने लगती। बना ले अपी, बना ले एक आध दोस्त, ये तेरी उदासी पोंछ देंगे। वह उन्मुक्त हंसी हंसती, खिलखिल। उसके जिस्म से खेलने की उसकी कुव्वत, जैसे अपी एक खिलौना हो इस राजकुमारी के लिए। उसका मन होता नोच ले इसका चेहरा, पर कैसे? इस काया के भीतर तो आदमी औरत दोनों साथ साथ है। उसने अब तक सिर्फ औरत देखी थी या आदमी? रोहिणी के खोल में स्त्री और पुरुष दोनों को परस्पर गुथे देख वो घबरा उठती और अपने भीतर की आखिरी तह में कछुई सी सिमट जाती। इतवार के दिन वह सवेरे देर तक सोना चाहती थी, लेकिन मामी ने उसे उठा दिया। कलेवा बांधकर मामी उसे खेतों में ले गई। चलते चलते उसकी टांगें दुखने लगी। धान पकने का मौसम था। घाटी के खेत धान की फसल से लहला रहे थे। कुछ खेतों में धान काटकर सींचने के लिए रखे थे। सौंधी महक हवा में फैली थी। पहाड़ी से उतरकर वे नदी में उतरे। यहाँ से नदी एक झरने में तब्दील होकर पहाड़ी से गिर रही थी। घुटनों तक पानी में डूबकर वह खेत में गए। सामने रोहिणी हल चला रही थी। उसने चुन्नी कमर से कसकर बांधी थी। सफ़ेद नुकीले सींगों वाले ऊंचे ऊंचे बैलों के पीछे हल्की मूठ पकड़कर वह धरती का सीना चीर रही थी। पीछे मिट्टी के ठीकरे फोड़ती उसकी माँ थी। मामी ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से चीहू कर आवाज़ दी, जेठी सासू जी, ओ जेठी सासू जी, तुमने तो आधा खेत हल जोत लिया, रात भर सोए नहीं क्या? मामी मजाक में ननद को जेठी सासू कहती थी। रोहिणी ने उचाट सी नज़र उस पर डाली। हे चल रे हीरा, हुर्र हुर्र, चल बे मोती, हुर्र हुर्र। वह सोटी से हल्के हल्के बैलों को मारती पीठ पर उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मामी के विनोद भरे सवाल का उत्तर न मिला तो बरस पड़ी अपी पर। द्रांति भी नहीं पकड़नी आती तुझसे? अरे गंगाड़ी, तेरे गांव में खेत नहीं होते क्या? देख, रोहिणी आधा खेत हल जोत चुकी है। लड़की हो तो ऐसी। माँ को हलवा न रखने दिया, पैसे भी बचा लिए। कॉलेज जाने से पहले खेतों में हल जोत कर जाती है। अपर्णा ने एक मुट्ठी धान काटा कि हथेली छिल गई। उसने दूसरी लड़कियों की तरह अब तक न खेत में फसलें काटी थी न जंगल में घास लकड़ी। वह दादी की लाडली थी। फुर्सत के समय वह सिर्फ चाय बनाती थी या दादाजी के लिए तंबाकू भर लाती थी। दादी उससे हल्के काम कराया करती, जैसे खेतों में काम करने वाली औरतों को चाय नाश्ता ले जाना, भेड़ों को चारवाहों के साथ छुट्टी के दिन जंगल ले जाना। बस उसकी हथेली में घाव हुआ। मामी ने चद्दर की किनारी फाड़कर पट्टी बांधी, लेकिन उसे इतना जलील किया कि वह अपने गांव जाने का फैसला करने लगी। घर पहुंचकर भूख प्यास से कुलबुलाते तन मन पर फिर नाना की मार पड़ी। जाने कब मामी ने नाना से चुगली कर दी थी। नाना ने भीमल की सोटी से सड़ाक सड़ाक 5-6 सोटी जमा दी उसके सिर पर, तो वह बिलबिलाकर दादी को पुकारने लगी। मामी ने उसकी अटैची बाहर फेंक दी। अपमान और अपराध बोध से घिरी वह अपने गांव वापस आई तो अपने हिस्से का अंधेरा भी अपने साथ ले आई। दादी ने उसके सिर के घूमड़ों को देखकर उसे बक्स से
लगाते हुए, झरझर आंसू बहाते हुए नाना कसाई को खूब कोसा। तन मन की मार की पीड़ा कुछ फीकी पड़ी तो वह स्कूल जाने के लिए बिलक उठी, लेकिन उसके हिस्से में ज्ञान की रोशनी नहीं बल्कि छोरहीन लंबी सुरंग का विकराल अंधेरा लिखा था। समय का पहिया तेजी से घूमा और 1 वर्ष बीत गया। माँ अपने गांव गई और खबर लाई कि रोहिणी गांव के रिश्ते के भाई राघव के साथ पकड़ी गई। अच्छा हुआ अपनी बिटिया वहां से लौट आई, सियर उठी थी माँ अनजानी आशंका से। रोहिणी बीटीसी कर रही है, उसने सुना। रोहिणी कॉलेज पढ़ रही है, उसने सुना। यह भी सुना कि रोहिणी पौड़ी में रहती है, हॉस्टल में। गांव में पहली बार एक युवा लड़की लड़कों के साथ हॉस्टल में रह रही थी। लोगों ने लानत भेजी उसकी माँ पर। फिर सुना रोहिणी बड़ी हो गई और उसकी शादी होने के आसार न रही। वह रिश्ते के हम उम्र चाचा सतीश के साथ पकड़ी गई जानवरों के गोठ में। उफ, ऐसी लड़की को तो धरती में गाड़ देना चाहिए, माँ और दादी ने एक साथ कहा। अपर्णा की सहेलियां उसके नाना के गांव मेला देखने जाने की तैयारी में जुटी थी। मेला देखने चलेगी अपी, अंशुल होगा, रोहिणी, चंद्रा, कॉलेज के संगी साथी भी होंगे, गुड्डू भी याद करता होगा ना। चल हो जा तैयार। कोई फुसफुसाया कान में। मान स्वाभिमान के पंख काट कर उठ चली अपी। मेले के बीच चूड़ी की दुकानें, जलेबी, मिठाइयाँ, गन्ने, बांसुरी, अटरम बटरम की दुकानें, ध्वजा फहराते लोग हैं। यहाँ धरती की गोद में छिपी थी सीता मैया। उसकी पाषाण प्रतिमा पर फूल चावल चढ़ाते लोग। चलो भाई चूड़ी की दुकान में, चलो चलो। हरी लाल नीली चूड़ियाँ, लड़कियाँ रंग बिरंगी चूड़ी पहनने में मशगूल। वह खड़ी रही, उसे कुछ लेने का मन नहीं करता। खोजती रही आंखें, जाने किसे जाने कौन। ठिठक गई नजरें आश्चर्यचकित। लाजो की बाह पकड़ी। लाजो देख उधर। लाजो दुकानदार से कलाई छुड़ाकर उठी और खिलखिल हंसने लगी। राजू भैया, मेरी मौसी का बेटा। रोहिणी से चक्कर चल रहा है इसका इन दिनों। रोहिणी और राजेश फिल्मों के नायक नायिका की तरह एक दूसरे की बाह थामे मेले का आकर्षण केंद्र बने हुए घूम रहे थे बेफिक्र। लोग विस्मय से भरे ताक रहे थे उन दोनों को। ऐसा पहली मर्तबा देख रहे थे गांव के लोग। दोनों जमाने से बेखबर मदमस्त एक दूसरे की चुहल पर हंसते खिलखिलाते घूमते जा रहे थे। क्या इसे ही जिंदगी कहते हैं? अपना ने अपने खोल से निकलकर देखा खुद को। कितनी बेबस और निरी है तू अपर्णा। तू इस धरती की कीड़ी जैसी। मसल देंगे तुझे सब, तू मर जा। तुझे मरना ही चाहिए। तू जिंदा रहने के लायक ही नहीं है अपी। उसने गला पकड़ लिया। जाने किसने बनाया मुझे? दादी, माँ, नाना, मामी, किसने बनाया इस तरह डरपोक? उसके भीतर खूब धुआं भरने लगा। धुआं इतना गाढ़ा हुआ कि उसने आंखें बंद कर ली। जहां आर पार कुछ भी दिखाई न दे, सो जाना ही बेहतर है। अगले वर्ष अप्पी एक और मेले में थी। यह उसके प्रांत का मेला था। उसमें दिख गई रोहिणी। देह पर बुरी तरह कसा हुआ कुर्ता और चूड़ीदार दुपट्टे का उसी तरह गले पर कसा हुआ फंदा, फांसी के फंदे जैसा। मेले में घूम रही थी अकेली। राजू गया था सिगरेट लेने। कुछ लफंगे लड़कों की टोली कच्ची दारू पीकर मदमस्त इठला रही थी। रोहिणी के करीब से गुजरे तो फिक्रे उछालने लगे। रोहिणी थी ही ढीठ, उस पर कोई असर न हुआ। उनमें से एक युवक रोहिणी को बहुत देर से देख रहा था। उसे रोहिणी का उन्मुक्त वक्ष प्रदेश चुनौती देता सा लगा।
उसका हाथ एकाएक बढ़ गया। इसी के साथ पहाड़ी पर फूटने लगा ज्वालामुखी का लावा। राजू सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ आ रहा था कि भिड़ गए दोनों। खूब लड़ाई हुई, लहूलुहान हुए कई और भी। पुलिस पुलिस होती तो न होता यह सब, पर पुलिस का धर्मस्थलों पर क्या काम। देखते देखते लड़ाई इतनी विकराल हुई कि उठने लगी तलवारें, बागी बकरों के रक्त से सनी तलवारें। दो गांव, दो विरोधी पार्टी हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे आपस में भिड़ने लगे। सामान समेटकर भागने लगे दुकानदार। जलेबी तलने को कढ़ाई, तेल की कढ़ाई नीचे गिर पड़ी। किसी के पैर जले, किसी के हाथ, किसी को चोट लगी। बेकाबू भीड़ काबू में न आई देर तक। तेल की खौलती कढ़ाई गिर पड़ी एकाएक। चीख पुकार मच गई। चारों ओर दहशत से भरे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। राजू और विक्रम, अब दोनों में से किसी एक को होना ही है काल कौलित। बदहवास रोती बिलखती दोनों की माँ बीच में खड़ी हो गई, आंसू भरी आंखें। दोनों माँओं की अश्रुओं की करुणा विगलित शक्ति से अंततः बड़ा युद्ध होने से टल गया था। गहन दुखों की पोटली लेकर अपर्णा भगवान से मनौती मांगने जा रही थी। मुझे तो जिंदगी में अपमान और गरीबी ही मिली ईश्वर, पर मेरी बेटियों को भरपूर सुख देना। हे माँ, हे काली माँ, हे माँ भगवती, मुझे कुछ नहीं मिला इस दुनिया में। एकाएक उसकी दृष्टि ढलान पर चलते चलते पहाड़ी की चोटी पर अटक गई। वह प्रार्थना करना भूल गई। भगवती के मंदिर के सामने खड़ी थी वह, नारंगी रंग की रेशमी साड़ी में लिपटी, उस पर काली धारियां। गर्वोन्माद में अकड़ी दोनों की नजरें मिली और अपना की आंखों की ज्योति धुंधलाने लगी। पलक झपकते ही समूचा वर्तमान ओझल हो गया। वह देख रही थी समय के पार जंगल में पहाड़ी पर खड़ी बागिन उसके मेमने को टोहती। नमस्ते बीना जी, नवीन जी नमस्ते, नेथानी सर नमस्ते, मुकेश वर्मा सर नमस्ते। आप आए, अच्छा लगा। जयनंदन सर, लेकिन देर से आए आप लोग। कहानी तो आधी से भी ज़्यादा हो गई थी, कोई बात नहीं। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी बाघिन, जो आपको मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। हेलो अरुण, नंदन थपलिया जी नमस्कार। हेलो कुसुम, मधु जी नमस्ते। अर्पण जी नमस्ते। बीरेन भाई नमस्ते। जयनंदन सर नमस्ते।
अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न रचना प्रक्रिया पर या कुछ भी। आपका धन्यवाद अर्पण जी। एक घंटा, 1 घंटे में सुनी। बहुत बड़ी कहानी तो नहीं थी। बाद में आने वाले मित्रों को बता दूं कि ये दिख रहा है कि नहीं, ऐसे। ये सामायिक से छपी है, जेम्स वार्ड की केतली, इसमें है ये कहानी। 2008 में ये संग्रह आया था और ये हंस में छपी थी कहानी। सबसे पहली कहानी है ये हंस में। शुक्रिया कुसुम। बीना जी नमस्ते। मुकेश सर आपका बहुत बहुत आभार, आप आए। जयनंदन सर का आभार, नवीन नैथानी जी का आभार। आप सबका आभार। आज लोग छठ पूजा में व्यस्त होंगे इसलिए ज्यादा लोग नहीं आए। सब लोगों को नमस्ते। बहुत शुक्रिया जयनंदन सर, आप आए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत शुक्रिया मुकेश वर्मा सर, आप तो मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं, पर आपकी कहानियाँ मिल नहीं रही आजकल। मंगा रखी है मैंने, राजकमल से मंगा रखी हैं, देखिए कब भेजते हैं।
प्रणाम आप सबको। आशा करती हूँ कि जब भी मेरा कहानी पाठ हो तो मैं आप सब जो भी सर आए होंगे, आप आए दोबारा सुनिए। अभी कल भी कहानी पाठ है, लेकिन वो वही करेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी। मेरी कहानी ईश्वर शून्य पढ़ेंगे। अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कल मेरी कहानी पढ़ने वाले हैं वो। अब जो भी कहानी पढ़ेंगे, अगर आपको समय हो तो आप सुनिएगा। आप सबका आभार, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें कोरोना काल में, बिल्कुल खुश रहें कोरोना काल में। कोरोना जल्दी जल्दी भाग जाए और हम सब लोग फिर से दोबारा कार्य करें, दोबारा से साहित्यिक कार्यक्रम हो और मिलना जुलना हो। मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भोपाल विश्व रंग में मुकेश वर्मा सर की वजह से बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, और अगर कोरोना नहीं होता तो इस बार भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते, देहरादून में भी होता और कहीं कहीं होता, तो हम लोग मिलते जुलते कितना अच्छा लगता है। हन्नौर सर नमस्कार, आप बहुत देर में आए। आपकी कहानी पढ़ी मैंने इन्हीं दिनों, माँ पढ़ती है, अच्छी लगी। हेलो कुसुम, तुमने तो पढ़ी है ये कहानी, तुम्हारे पास तो है जेम्स वार्ड की केतली। फिर से पढ़ना दोबारा, फिर बताना मुझे, ठीक है? मेरा नया संग्रह आने वाला है। और तुम्हारा भी कुसुम, तुम्हें भी नए संग्रह की बहुत बहुत बधाई, जल्दी आए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, प्रणाम। जनसुलभ पुस्तकालय का आभार और अर्पण जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर आगे मिलेंगे। अच्छा, 3 किताबें हैं, बहुत खुशी हुई कुसुम, बहुत खुशी हुई। तुम भी लिखती रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, लिखती रहो। तुम भी खूब छपती हो, फेमिना में, सरिता में, गृह शोभा में, मेरी सहेली में खूब लिख रही हो। ठीक है, सबको नमस्कार और अर्पण जी का एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद। अच्छा, बहुत शुक्रिया कुसुम। ठीक है, फ़ोन पर बातें करते हैं तब। परसों करूँगी, परसों नहीं, ट्यूसडे को करूँगी। सोमवार को मेरा दूरदर्शन में कार्यक्रम है, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है?